पराशर जी जो है उन्होंने 42 प्रकार की दशा की बात करी है। अगर मैं बराहमिहिर जी की बात करूं तो उन्होंने दो दशा पे अधिक अधिक से अधिक महत्व दिया है। उसके बाद अगर जैसे श्रीपति पद्धति अगर हम देखें तो वहां पे भी कालचक्र दशा बहुत ज्यादा विस्तृत रूप से आलोचना किया हुआ है। लेकिन बाकी जो 42 प्रकार के बाकी जो दशा है मैं बता दूंगा सब। आ, सारे 42 प्रकार की दशा के बारे में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। लेकिन यहां मुख्यतः अष्टोत्तरी और विंशोत्तरी की बात आती है। 42 प्रकार की दशा पहले आप सुन लीजिए एक बार। आ, इससे पहले भी मैंने केपी का मेरे वीडियो में होगा, आप लोग देख लेना एक बार। मैं ये 42 प्रकार की दशा के बारे में इससे पहले भी बात किया था, फिर भी एक बार बोल देता हूं। आ, एक नंबर होता है विंशोत्तरी दशा जो 120 साल का है। दूसरे नंबर में है षोडशोत्तरी दशा जो 116 साल का है। तीसरे नंबर में है द्वादशोत्तरी दशा 112 साल का है। चार नंबर में अष्टोत्तरी दशा 108 साल का है। पांच नंबर में आता है पंचोत्तरी दशा जो 105 साल का है। उसके बाद आता है 6 नंबर जिसको शताब्दी का दशा बोलते हैं, जो जिसका दशा काल होता है 100 साल। 7 नंबर में आता है चतुर्थीसी दशा, चतुर्शीति दशा जो 84 ईयर्स का 84 साल का है। आ, मैं आपको फिर बताऊंगा। ये चतुर्शीति दशा को याद रखना क्योंकि ये त्रिकोण थ्योरी में मैं यूज करता हूं। ठीक है। फिर 8 नंबर आता है द्विसप्तति दशा, द्विसप्तति माने 72 ईयर्स। 9 नंबर में है षष्ठी हायनी दशा, 60 साल का, 60 ईयर्स। 10 नंबर में आता है षठ त्रिंशति दशा, 36 ईयर्स का। 11 नंबर में आता है नवमांश दशा। ठीक है। ये दशा नाक्षत्रिक दशा नहीं है, ये नवमांश का है। इसके बारे में डिटेल पराशर जी ने कुछ नहीं बोला है, इसलिए बस इसका नाम ही आप जान लो। उसके बाद आता है राष्ट्रांश दशा। ये एक्चुअली भाव स्फुट के द्वारा परिचालित होता है, मतलब 12 द्वादश भाव स्फुट माने 12 भाव है और भाव स्फुट के द्वारा ये दशा जो है, मतलब उसके कला, मिनिट इत्यादि ये सब, ये गाणितिक दशा है, सीधा सपट समझ लो। 13 नंबर होता है काल दशा। ये वराह जी ने इसको बहुत ज्यादा इसका यूज किया है, लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया। तो इसलिए मैं आपको इसके बारे में डिटेल नहीं बोल सकता हूं। चक्र दशा 14 नंबर। 15 नंबर है काल चक्र दशा। ये काल चक्र आप लोग, मैं इसको भेद अगर पढ़ा दूं तो आप लोग काल चक्र दशा समझ जाओगे। सुदर्शन चक्र दशा, सुदर्शन चक्र के बारे में सब कोई जानते हैं। उस सुदर्शन चक्र के हिसाब से जो दशा अनुपानित किया गया है वो है सुदर्शन चक्र दशा। उसके बाद 17 नंबर में आता है चार दशा। 18 नंबर में आता है नवांश स्थिर दशा। 19 नंबर में आता है स्थिर दशा, ये राशि तत्व के आधार पे है। 20 नंबर में आता है चतुर्भिद उत्तर दशा, ये भी राशि तत्व के आधार पे है। 21 नंबर में है ब्रह्म ग्रहाश्रित दशा, ये ग्रहों की नैसर्गिक दशा के अनुरूप कहा गया है। 22 नंबर में केंद्र दशा। 23 नंबर में कारकेंद्र दशा।
केंद्र मतलब केंद्र जो चार केंद्र आते हैं उसकी दशा के हिसाब से, ये और ये, इसका कारकेंद्र दशा मतलब कारक ग्रह, केंद्र का जो कारक तत्व है उसके ऊपर बेस करके यह दशा है। अरे यार 24 नंबर में याद नहीं आ रहा। हाँ, कारक ग्रह दशा 24 नंबर में है, कारक ग्रह दशा। 25 नंबर में मुंडूक दशा, 26 नंबर में शूल दशा। ये सब के बारे में खाली नाम सुन लो, इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ जानने का दरकार नहीं है। 27 नंबर में है नक्षत्र दशा, 28 नंबर में योगार्थ दशा, 29 नंबर दृग दशा, 30 नंबर का है त्रिकोण दशा, जो दृष्टान के अनुरूप होता है ये फल। 31 नंबर में नक्षत्री दशा, नक्षत्र आदि। उसके बाद आता है 32 नंबर नवतारा दशा। नवतारा के बारे में आप जरूर सुने होंगे। ये नवतारा दशा जनरली कोई काम का नहीं है, बट ये दशा के अनुरूप चीजों को समझने में बहुत मदद करता है। वर्णद दशा 33 नंबर। 34 नंबर है पंचस्वरा, सॉरी पंचम्बरा दशा, पंचस्वरा नहीं, पंचम्बरा दशा। 35 नंबर आता है जोगिनी दशा। 36 नंबर पिंड दशा। 37 नंबर आता है अंशज दशा। 38 नंबर है रश्मिज दशा। हाँ, 38 बोला था मैंने। 39 निसर्गज दशा। 40 में है अष्टवर्गज दशा। 41 है संध्या दशा और 42 है पाचक दशा। यहाँ पे जितने बातें मैंने बताई है वो सिर्फ पहला जो शुरू में विंशोत्तरी, षोडशोत्तरी, द्वादशोत्तरी, अष्टोत्तरी, पंचोत्तरी, शताब्दी का, चतुर्शीति, द्विसप्तति और षष्ठी हायनी और षट त्रिंशति, ये जो यही इतने सारे दशा, षट त्रिशति, हाँ बस इतना ही है खाली नक्षत्र दशा। उसके बाद नक्षत्र दशा कुछ नहीं है। ये कालचक्र दशा जो बारह जी का है उसके उसमें राशि और नक्षत्र दोनों का दशा आता है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है समय मिले तो मैं ये कालचक्र दशा के बारे में बात करूंगा। बाकी देखिए, बाकी बेसिकली है पूरे पूरे के पूरे ज्योतिष दो दशा में निर्भर है। एक है अष्टोत्तरी दशा और एक है विंशोत्तरी दशा। लेकिन अष्टोत्तरी दशा में भी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है? मैं एक श्लोक बताता हूं, शायद आपको ये कंफ्यूजन समझ समझ आ जाए। बृहत पराशरी के 35 अध्याय में एक श्लोक है, 23 वाला, ठीक है, 23 वाला श्लोक है, जिसमें पराशर जी ने ही कहा है दशाष्टोत्तरी द्विधा प्रोक्ता शिवादि कृत्तिका दीतः। यानी अष्टोत्तरी दशा दो प्रकार का है। एक शिवादि, शिवादि मतलब शिवा मतलब होता है आर्द्रा नक्षत्र, ठीक है। शिवादि जो कि आर्द्रा नक्षत्र से जहां से स्टार्ट होता है ये इसका गणना,
और एक होता है कौन सा, कृत्तिका आदि। कृत्तिका, कृत्तिका आप जानते हैं कि मेष राशि के अंतिम और वृष राशि की शुरुआत में आता है। तो अब यहां पे भी कंफ्यूजन वाली बात है कि हम एक्चुअली अगर दशा स्टार्ट करेंगे तो कहां से करेंगे, क्योंकि यहां द्विमत है, दो मत है। तो एग्जैक्टली सहज सरल पद्धति उन्होंने नहीं बोला। सहज सरल पद्धति विंशोत्तरी है, जिसके वजह से बाद में सभी गुरुओं ने विंशोत्तरी दशा सिस्टम को ही ज्योतिष के अनुरूप समझा या ज्योतिष के अनुरूप माना। और ये चंद्र नक्षत्र की दशा है। चंद्र जिस नक्षत्र में है, जितने डिग्री, जितने कला, जितने मिनट में है, कला विकला में है, वहां से हम ये गणना शुरू करते हैं। ये बस थोड़ी सी जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। एक्चुअली कारण क्या है, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक कारण भी है। विंशोत्तरी को क्यों बाद में सारे गुरुओं ने अपनाया, और बाकी सारे ग्रह जितना मैंने अभी 42 प्रकार की जितने दशा बताई, सभी ने इसको छोड़ दिया। तो उसका कारण यही है कि ये ज्यादा साइंटिफिक है, और बाकी जो दशा है वो समझना ना तिगड़मबाजी है उसमें। मैं एक चक्कर माने एक दशा को छोड़ के जो मुझे बेसिकली समझ नहीं आता है, बाकी मैं 41 प्रकार को आपको समझा पाऊंगा, बट वो एक दशा अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूं, उसमें क्या बोलना चाह रहे, क्या करना चाह रहे। क्योंकि गुरु जी के देहांत के बाद इस दशा पे मुझे समझाने वाले कोई थे नहीं, तो मैं समझ नहीं पाया, और अभी भी निरंतर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली विंशोत्तरी ज्यादा साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि अगर सौर केंद्रिक अवस्थान देखे ग्रहों का, सौर केंद्रिक मतलब सूर्य, सूर्य के चारों ओर घूमने वाला जो चीज अभी आप हम लोग देखते हैं, सूर्य है, सूर्य के चारों ओर प्रदक्षिण करने वाले जो ग्रहगण हैं, अगर ये सौर केंद्रिक हम देखें, 7 ग्रह हैं इसमें, ये ना ज्यादा अधिक से अधिक साइंटिफिक लगता है। कैसे? सूर्य का सबसे पहले कौन आता है, ये मान लीजिए सूर्य है, सबसे पहले आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, है ना। अच्छा, दूसरे पास में क्या है, मंगल, मंगल है, उसके बाद क्रम से बृहस्पति, शनि, बड़ा वाला शनि, है ना, ये सारे ग्रह आते हैं। और ये अगर पृथ्वी है तो हमको हमारा 2 पीठ मिल जाता है, एक इधर वाला पीठ, एक इधर वाला पीठ। ठीक है, ये कौन सा है, इसको बोलते हैं, हम जहां बैठे हैं इसको अभी आजकल के समाज में हमें बोला जाता है इंटीरियर, और ये एक्सटीरियर। ठीक है, यानी ये इनर प्लैनेट, इनर, और ये है आउटर, यहां से यहां तक ये जितने प्लैनेट है इसको बोलते हैं आउटर।
ये कुछ बहुत हद तक सटीक लगता है, क्योंकि सौर केंद्र का अगर हम देख लें तो बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद ही तो पृथ्वी, पृथ्वी के बाद ये सारी ग्रह आते हैं। और ये सूर्य और चंद्रमा, सॉरी, पृथ्वी और चंद्रमा और सूर्य की ये जो कटिंग वाला पॉइंट आता है वो है छायापथ, छायापथ नहीं, सॉरी, वो, अरे, छायाग्रह, छायाग्रह, यानी राहु और केतु। तो ये अधिक से अधिक ये साइंटिफिक लगता है, जिसके कारण बाद में जितने गुरु आए सभी ने ये विंशोत्तरी दशा को ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पाया। और हम लोग भी समझेंगे ये विंशोत्तरी दशा ही, विंशोत्तरी दशा में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि, सूक्ष्म, उसके बाद प्राण। बृहत पराशरी, उसी जिस जगह से मैं ये बात कर रहा था उसी अध्याय में एक श्लोक है, कृष्ण तु रवि होरायांग चंद्र गोराग ते सीते दाहनाथ स्वच्छ पर्यंत गणयन्न गणयन्नव विवर्तिते, सॉरी, भीर हरेत, भीर हरेत। हाँ। यानी यहां पे दो होरा की उल्लेख की गई है, एक रवि होरा, सूर्य होरा, और एक चंद्र होरा। ये लगन अगर सूर्य होरा के अंतर्गत होता है तो कैसा होता है, और चंद्र होरा के अंतर्गत होता है तो कैसा होता है। आप लोग, अनुज, ये चीज तो आपने भी पढ़ा होगा ना, कि दिन में जो लगन घूमते हैं और रात में जो लगन घूमते हैं उनमें थोड़ी बहुत इधर उधर होता है। नॉर्मली जी दो सर। घंटा का 2 घंटा का लगन हम लोग मानते हैं, लेकिन दिन का लगन और रात के लगन में फर्क आता है, ये होरा की वजह से। ठीक है। जी आ, सर। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, लक्ष्मी जी? नो सर। असल में क्या है, अब अगर ये ग्रंथों को पढ़िएगा आप कभी, वहां ना कृत्तिका नक्षत्र से स्टार्ट किया गया, सूर्य के नक्षत्र। लेकिन अभी हमारा जूडिया कहां से स्टार्ट होता है मैम? अश्विनी नक्षत्र से। क्लियर? समझ में आया? ये सर। क्या है बोलो तो अनुज, समझाओ मुझे। सर आपने ये बताया कि जो पहले जो पुराने टाइम में जो सा दशा शुरू होती थी सूर्य वाली, वो सूर्य कृतिका से होती थी। लेकिन आज के हाँ टाइम में चंद्रमा की जो दशा चल रही है वो अश्विनी से चल रही है सर। जी, एक्चुअली क्या है ना, वो सौर वर्ष जब माने हम जब साल साल जब ढुकता था ना, विक्रम संवत्सर जानते हो आप लोग? कैलेंडर आता है। कैलेंडर ऐसे जानते हैं सर। विक्रम संवत्सर देखना कृत्तिका नक्षत्र में आता है। लेकिन चीजें थोड़ी बदल गई हैं, बहुत बहुत, मतलब जैसे बता रहा हूँ, शायद मैं कुछ गलती बोल रहा हूँ, रुको, थोड़ा सा समझने दो हमको। दिस इज जूडियक, ठीक है। जूडियक ये है, अगर मैं जूडियक को थोड़ा सा ये करूं तो क्या आता है, ये आ गया,
एक मिनट, शायद मैं गलत बोल रहा था। आ, मकर संक्रांति के बाद उत्तरायण का कंडीशन आता है, और वहीं से स्टार्ट होता है। रुको 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 रुको, गलत नहीं बोलूंगा मैं, समझने दो, मैं कुछ तो गलती कर रहा हूँ। ये आ गया मेष राशि, ये आ गया वृष राशि, हाँ बिल्कुल। उस समय कृत्तिका नक्षत्र में ये वर्ष प्रवेश करता था। सही बोल रहा हूं मैं। ये विक्रम संवत्सर वाली बात गलत है मेरे से, जो मेरे मुंह से निकल गया। ठीक है। उस समय क्या होता था, क्योंकि उस समय ये वृषभ वाला जो नक्षत्र था वो स्टार्ट होता था। अब हम लोग 30 डिग्री पीछे चले आए हैं। अभी हम अश्विनी का 0 डिग्री से शुरू करते हैं। ठीक है। उस समय क्या होता था, आ, ये आपका कृत्तिका का 0 डिग्री से वर्ष शुरू होता था। क्लियर? सही बोल रहा हूं अभी, मैं सही बोल रहा हूं, अभी गलत नहीं बोला। लेकिन आप चीजें क्या, मैंने आपको याद होगा एक चीज बोला था कि पराशर जी जब थे तो उस समय 360 दिन में एक वर्ष होता था। याद है? जी सर। अभी क्या होता है, 365 दिन समथिंग में वर्ष ये 365 दिन प्लस कुछ मिनट घंटा, है ना? उसके बाद साल होता है। यानी पृथ्वी की ध्रुवीय गति में थोड़ा परिवर्तन आया है पराशर जी के और आपके समय में। ठीक है। पहले 360 दिन में होता था, जिसके कारण 30 डिग्री के हिसाब से उन्होंने पूरा 360 डिग्री बनाया था। 12 महीना, एक महीना में सूर्य की गति 1 डिग्री होती थी। क्लियर? क्लियर? सूर्य जी सूर्य मान लो यहां से, अगर ये पहले कृत्तिका होता था तो यहां 30 डिग्री, यहां 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री करके वो 360 डिग्री 12 महीने में निकलता है। अगर 1 डिग्री एक दिन में निकलता है तो एक पूरा जूडियक को निकालने के लिए उसको 360 दिन लगेगा। लेकिन अभी हम लोग क्या देखते हैं कि सूर्य की गति कहीं ना कहीं धीमी पड़ती है। अभी हम लोग 365 दिन में एक साल देखते हैं, यानी 1 डिग्री तो नहीं चलता है ना। अगर डेली 1 डिग्री, सूर्य 1 डिग्री डेली चलता है, लेकिन अगर डेली 1 डिग्री चलेगा तो 360 डिग्री पूरा करने में जूडियक तो 360 डिग्री का है, तो उसको 360 ही दिन चाहिए था। जो कि हमारे उस समय के जो गुरु थे उनको 360 डिग्री ही मिलता था। लेकिन अभी देखिएगा जेठ महीना और आषाढ़ महीना में सूर्य की गति थोड़ी धीमी सी लगती है। वो कभी कभी 1 डिग्री पूरा नहीं चलते हैं, एक दिन निकल जाता है। समझ में आ रहा है? जी सर। और अभी इसकी वजह से हमारा 365 दिन में एक साल हो रहा है। तो 360 डिग्री और 365, 5 डिग्री का तो डिफरेंस होगा। ये 5 डिग्री कहीं ना कहीं सूर्य तो खाएंगे ये पूरा जूडियक को परिक्रमण करने में। कहीं तो स्लो हो रहे होंगे वो, सूर्य तो स्लो नहीं है। तो स्लो हो गया कौन? धरती, पृथ्वी। क्लियर? जी इसलिए सौर केंद्रिक दशा विचार में 120 साल वाला जो विंशोत्तरी दशा है वो अधिक से अधिक उपयुक्त होता है। मैंने आपको उस समय पढ़ाते समय एक बात बोला था कि मैं वो
84 साल वाला समय त्रिकोण थ्योरी में यूज करता हूं। जी आपको याद होगा 84 इयर्स को मैं जब लगाता हूं 120 सर। डिग्री में, तो वो 3 भागों में भाग होता है। जी 120 साल को मैं जब त्रिकोण में लगा रहा था, सॉरी 84 साल 84 इयर्स, तो वो डिवाइडेड बाय 3 होता था। यानी कितना है, कितना हो गया, 3 दूना 6, 2 3 8 24, 30 साल 28 28। साल। यानी मैं एवरेजली बोलता था ना कि यहां से यहां 30 साल मान लीजिए, यहां से यहां 30 साल मान लीजिए, यहां से यहां 30 साल मान लीजिए। यानी बेसिकली अगर देखा जाए वो 28 साल का ये चीजें हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए जनरली वो 30 साल मान लेता हूं। क्लियर? जी सर। यस सर। तो ये 84 इयर्स वाला जो दशा काल है, मैं उसका यूज करता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ त्रिकोण थ्योरी में। और 84 इयर्स कौन सा है बाबू, याद है मैंने क्या बोला था? सर आपने इसको, 30-30 बताया था सर, 30-30 के रेशो अरे बताया था वही सर एक आपने। ही है, 28 की जगह हाँ सर, 30 बोल दिया था। ठीक है ठीक है। वो है चतुर्शीति। चतुर्शीति दशा, इसका उपयोग आज भी मुझे दिखाई देता है। और खास करके मैं इसीलिए इस जगह पे ये चतुर्शीति दशा जो है, वो 84 इयर्स का है। ठीक है, वो आपको यूज करवाता हूं और मैं आगे भी करवाऊंगा, ताकि आप एस्ट्रोलॉजी को और ज्यादा उत्तम तरीके से समझ पाएं। और ये सिर्फ और सिर्फ त्रिकोण थ्योरी में मैं यूज करता हूं। बाकी अगर भाव और भावेश या प्लैनेट इत्यादि की बात करूं, तो वहां पे मैं विंशोत्तरी दशा ही यूज करूंगा। क्लियर? जी सर। जी सर, ओके। आज समझ में आ गया ना मैं क्यों बोलता हूं ये, माने एवरेजली, क्योंकि 28 साल बोलने का मतलब और 30 साल बोलने का मतलब एक ही होता है ना? हो गया यहां तक क्लियर? कोई क्वेश्चन? नो सर। अब देखिए, अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं, एक नक्षत्र की दशा, चंद्र 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 नक्षत्र की दशा कैसे होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूं। बाकी सॉफ्टवेयर तो सब जानता ही है। जैसे देख लीजिए, एक उदाहरण देता हूं। अगर कृत्तिका कृत्तिका नक्षत्र में कोई पैदा होता है, ठीक है, सॉरी गलत लिख दिया, कृत्तिका, उसके बाद सूर्य का और कौन सा है, उत्तर फाल्गुनी ना? अरे अनुज, याद करवा देना भाई थोड़ा सा। हाँ सर, उत्तर फाल्गुनी है सर। उत्तर फाल्गुनी है ना? अरे मुझे जी ये सब याद नहीं रहता भाई, थोड़ा सा याद करवा देना अगर गलत बोल दिया तो। हाँ, सर, ताकि तीसरी उत्तराषाढ़ा होगी। उसके बाद उत्तराषाढ़ा। उत्तर। बिल्कुल, उत्तराषाढ़ा, उसके बाद आएगा उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा, ठीक है। ये 3 में अगर कृत्तिका में कोई पैदा होता है, उत्तर फाल्गुनी में कोई पैदा होता है, और उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में अगर कोई पैदा होता है, तो शुरू का दशा कौन सा होगा अनुज? सर सूर्य की। सूर्य। सूर्य। हाँ, शुरू होगा सूर्य की दशा से। बस
ये हो गया ना, नक्षत्र की दशा समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अगर मान जी सर। लो इसके बाद मान लो मैं 3 नक्षत्र की और बात कर रहा हूं, तो बताना कि दशा कौन सी किसकी शुरू होगी। मान लो एक हो गया रोहिणी, ठीक है। एक हो गया सेकंड थर्ड में आता है हस्ता, ठीक है, हस्ता। और उसके बाद आता है ये नेक्स्ट श्रवणा, एक श्रवण आ गया। तो रोहिणी, हस्ता और श्रवणा अगर आते हैं तो किसका दशा शुरू होगा? सर चंद्रमा की। चंद्रमा की, चंद्रमा की दशा शुरू। गुड, वेरी गुड। तो इस तरह से हम नक्षत्र के अनुसार दशा की शुरुआत देख सकते हैं। अच्छा, मंगल का दशा कौन कौन सी नक्षत्र में आएगा मनोज? सर एक तो एकदम एक शुरू बता में रहा हूँ मंगल, मंगल का दशा कहां कहां से स्टार्ट होगा बोलो? सर बता रहा हूँ अश्विनी भरनी की एक तो सर मृगशिर आएगी। हाँ और सर बिल्कुल, चित्र आएगी। हाँ चित्र मृगशिरा, आएगी। और मृगशिरा आ गई, उसके बाद चित्रा और उसके बाद धनिष्ठा, है ना? धनिष्ठा। हाँ, जी। मृगशिरा फिर चित्रा, उसके बाद आएगा धनिष्ठा। तब ऐसे बोलोगे तब ना मुझे भी याद हो जाएगा, फटाफट याद आ जाएगा, है ना? मैं भूल जाता हूं यार, नक्षत्र का नाम मुझे याद नहीं रहता। अच्छा, अब मैं आपको 3 नक्षत्र बताता हूं, जिसका मुझे बताइए उसका ये क्या होगा। आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, बोलिए। सर राहु की है आर्द्रा, सर ये तो। आर्द्रा, आर्द्रा, स्वाति। सर राहु की है। हाँ बिल्कुल, राहु की है, गुड। और शतभिषा, ये है राहु की। अब यहां थोड़ी सी बात करूं, याद आ गया जब। शतभिषा और अश्विनी में क्या फर्क है बाबू? कोई बोल सकोगे? अर्जुन, ये अनुज। सर क्या पूछा सर हमने, मैं सुन नहीं पाया सर, क्या एक बारी। शतभिषा जी और अश्विनी में क्या सिमिलरिटी है? सर सर एक राहु का है और एक उसका केतु का। सर राहु केतु क्या सर दोनों सर? यानी क्या सिमिलरिटी है? सर एक ही है सर मेरे की, एक राहु। ये दोनों नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति की, जातक की क्या होगा? बोलो भेषज मैं आता सर। वित्त में ज्ञान अधिक होगी। सर रिसर्च में सर। भेषज, भेषज माने वो डॉक्टर बनेगा यार, सीधी सी बात। ऐसा में सर ठीक है सर। सर अश्विनी का तो पता है सर कि वो थोड़े होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन उनको दवाइयों की नॉलेज बहुत अच्छी होती है सर, आपने बताया हुआ है। हाँ, ये शतभिषा में अगर कोई पैदा होता है तो भी होता है। स्वाति नक्षत्र मालूम है क्या है? जमा सर पूंजी वो को मंगल इकट्ठा करने वाला। सीप के अंदर स्वाति नक्षत्र में जब पानी पड़ता है तो क्या होता है? मोती बन जाते हैं सर। हाँ, तो इसलिए ये राहु कोई छोटा मोटा चीज नहीं है, याद रखना, मैं इसलिए बोल रहा हूं और कुछ नहीं। चलो आगे बोलो, बृहस्पति का कौन कौन सा नक्षत्र है? सर एक तो बता रहा हूँ सर, एक सेकंड होल्ड रखिए। ठीक है, बोलो ना। आगरा, अश्विनी भरने की वृत्ति का रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु है सर एक तो सर। और हाँ, है सर विशाखा है। विशाखा सर, और एक पूर्व भाद्रपद है। पुनर्वसु है, विशाखा है और पूर्व भाद्रपद, भाद्रपद। ठीक है। ये 3 जी नक्षत्र गुरु जी का है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, थोड़ा सा इससे पहले, मतलब इसी में हम एक चीज और थोड़ा जोड़ देना चाहते हैं। थोड़ा सा भूल गए थे, गलती हो गया था मेरे से। अच्छा, सूर्य की दशा काल कितने साल का है? सर 6 की है सर। 6 साल की, गुड।
सूर्य की दशा काल है 6 साल, 6 इयर्स। चंद्र का दशा काल कितना है? 10 है सर, 10। 10 इयर्स। 10। गुड, ठीक। और मेरा क्या हुआ? मंगल, मंगल का दशा काल कितना हो गया? सर 7 वर्ष है। 7 वर्ष। गुड। और उसके बाद राहु भी हो गया। राहु का दशा काल कितना है? 18 सर। 18 साल। उसके बाद आ गया गुरु, गुरु जी का भी हो गया। गुरु का दशा काल कितना है? 16 वर्ष। 16 वर्ष। यहां तक ये दशा काल भी हम एक्चुअली नक्षत्र के हिसाब से दशा काल भी एक बार समझ लेना जरूरी था। इसको याद रखना, ये सारी चीजें ये आपको ना कई सारी जगह पे बहुत मदद करेंगे। ठीक है, ये दशा काल इसलिए भी याद रखना। मैं ऐसी ऐसी जगह पे इस दशा काल का यूज करवाऊंगा आपको कि आप लोग दंग रह जाओगे कि सर ऐसा भी होता है क्या। गुरु जी हो गए। गुरु जी के बाद कौन आएगा? शनि जी, है ना? जी। तो शनि जी का कौन कौन सा नक्षत्र आता है भाई? सर एक तो पुष्य है, पुष्य, और अनुराधा, अनुराधा, और उत्तर भाद्रपद। भाद्रपद। हाँ, पुष्य, अनुराधा। अनुराधा कहाँ रहता है? सर ये सर पुष्य 8वां कहाँ रहता नक्षत्र है है? सर। अनुराधा कहाँ रहता है? बोलो। अरे बहुत सर इजी है। सर पुष्य, और सर एक तो कर्क में रहता है, एक वृश्चिक में रहता है सर। हम्म, और उसके बाद एक और आता है उत्तर भाद्रपद। हाँ वो मीन में है सर, वो तो सर जी। हाँ, तो हो गया ना। ये भी याद रखना भाई। ठीक है। एक आता है मीन। ठीक है। इसके दशा काल कितना होता है? सर 19 वर्ष। 19 वर्ष। अब ये दशा काल याद रखना, मेरा एक क्वेश्चन होगा इस दशा काल के ऊपर। उसके बाद आता है शनि, शनि, शनि के बाद आ गया बुध, है ना? बुध, शनि के बाद बुध आता है ना? हाँ जी जी सर। जी सर। तो बुध का कौन कौन सा आ गया? एक तो है अश्लेषा, है ना? जी अश्लेष। एक तो आ ज्येष्ठ गया है। अश्लेषा आ गया। एक आ गया ज्येष्ठ। ठीक है। एक, एक रेवती। एक आ गया ज्येष्ठ और एक आ गया रेवती। गुड। अच्छा, रेवती का मतलब जानते हो? रेव का मतलब पता है? रेव का मतलब होता है कूदना, कूदना। ठीक है। मछली कूदता है ना पानी के ऊपर। जी सर। रेवती नक्षत्र वहीं से, इसलिए वो इसका मीन में है। रेव का मतलब होता है कूदना, बस ये रेव, रेव इसको बोलते हैं रेवती, यानी कूदती है जो। ठीक है। इसका ये दशा काल कितना भाई? 17 वर्ष सर। 17 वर्ष। बुध हो गया, तो फिर उसके बाद आ गया केतु। बाप रे। 7 वर्ष की है सर इसकी तो। केतु का कौन कौन सा है? सर अश्विनी, मघा, मूल। अश्विनी है, मघा है और मूल है मघा सर। है और मूल है। कहाँ कहाँ आता है? सर एक तो मेष में, सिंह में, और दोनों धनु में, में। दोनों में। वर्षफल कितना है? यही मैंने दशा, दशा कितना दिन का है? 7 7 ईयर्स वर्ष का। है सर। 7 ईयर्स का। अब एक और बच गया ना, शुक्र। सर शुक्र। हाँ, तो
शुक्र, शुक्र का कौन कौन सा है? तो सर भरनी है, मूल, हाँ हाँ पूर्वशाला है। हाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड यार, पहले तो भरनी आएगा ना, मेष वाला। हाँ जी, भरनी है, हाँ, भरनी है, उसके बाद कौन सा है? पूर्वशाला, पूर्वाषाढ़ा और पूर्व नहीं फाल्गुनी। पूर्व पूर्व फाल्गुनी फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा। हाँ और पूर्वशाला। हाँ, भरनी, पूर्व फाल्गुनी और ये पूर्वाषाढ़ा, पूर्व 20 साल फाल्गुनी। सर इसके। हाँ, ये सबसे लंबा वाला है ना, सबसे जी लंबा सर। यही है ना। और जी सर, सबसे बड़ी दस इसकी होती है। पूर्वाषाढ़ा। हाँ, ये है, ये हो गया 20 साल, सबसे ज्यादा अधिक लेने वाला। अब एक क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन करूं? जी सर। स्वर्ण भानु से अगर दोनों निकले, मतलब कौन राहु कौन? केतु। राहु और केतु। क्या मुझे बताओगे, राहु 18 साल और केतु 7 साल क्यों है? ये क्यों है, वाई? नहीं सर, इसका कुछ समझ में नहीं आया सर, जबकि राहु वहां को पे शायद। 18 साल दे दिया और केतु को दे दिया 7 साल, वाई, क्यों? मेरा क्वेश्चन, मैंने बोला ना, ये जैसे ही दशा काल बताऊंगा तो मेरा एक क्वेश्चन होगा, नहीं कोई सर बता इसका। सकते हो? नहीं अरे सर। अंदाज करो ना भाई, रिसर्च करो ना, एक आइडिया तो लगाओ। हम लोग सर भी तो सर बोले आइडिया इससे में लगा लगा अमृत के ज्यादा। धीरे धीरे करते हैं ना सब। हाँ बोलो। सर बोले इससे में अमृत ज्यादा होगा सर। किसके पास? मतलब कि ऊपर का हिस्सा राहु का सर, अमृत थोड़ा ज्यादा होगा सर उससे। अमृत कहाँ से केतु ज्यादा का। होगा? वो तो अमृत कहाँ, अगर आप पानी पीते हो, कुछ भी करते हो, तो गले से सीधा पेट में उतर जाता है। अच्छा सर। पेट में ही तो उतरता है ना। नहीं सर, फिर कोई नॉलेज नहीं सर इसका मेरे को, कोई ऐसा नहीं। अरे पानी पीते हो ना भाई। हाँ नहीं सर, वो तो ठीक है सर, मतलब कि इसके बारे में नहीं अंदाजा सर कि भाई 16 की और मतलब सोचो कि 7 सोचो की और सोचो, यहाँ पे एक 18 की। बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल मिस्ट्री छिपा है, सोचो ना। ऐसा नहीं, बहुत जटिल नहीं है, समझ समझना चाहोगे तो समझ में आ जाएगा। लक्ष्मी मैम, कोई आइडिया? नो सर, यही क्वेश्चन तो मैं करने वाली थी, लिख के भी रखा था, आपने पूछ लिया। मैं तो वैसे ही प्रश्न राहु का बताता हूँ दिमाग ना, ज्यादा चलता है। जो आपका मैक्सिमम प्रश्न होता है वही प्रश्न मैं करता हूँ, है ना। जी सर, ये सच बात है, हाँ हाँ, ये सुमित्रा मैंने जी, नोट भी करके रखा है। सुमित्रा जी बोलिए। मैंने कहा राहु का दिमाग ज्यादा चलता है, केतु थोड़ा। यस 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 यस, यहाँ पे ये बताया गया है कि दिमाग का जो शक्ति है वो शरीर के शक्ति से ज्यादा है। सुमित्रा जी, आपने पकड़ लिया चीजों को, ये लगभग जी 3 गुना होता है। हम एक मुक्का मारेंगे, अगर हम लड़ते हैं, जैसे देखिएगा, आप लोगों ने, हर एक ने महाभारत की कहानी सुनी होगी। भीम ज्यादा ताकतवर था, बहुत ज्यादा ताकतवर था पांचों भाइयों में, लेकिन उससे भी ज्यादा फेमस कौन हुआ? अर्जुन, क्योंकि अर्जुन का ब्रेन बहुत शार्प था। यहां पे भी गुरुओं ने, पराशर जी ने ना, ब्रेन और शरीर के डिफरेंसेस बताए हैं कि अगर आप दिमाग से बल बल अ, आपने एक श्लोक सुना होगा, बलम यस्य ए सॉरी, बुद्धिम यस्य बलम तस्य, श्लोक सुना है? ये कहावत है ना।
नहीं सर, हमने नहीं सुना सर। नहीं सुना? बुद्धि बड़ी या बैल बड़ा या बुद्धि बड़ी है? हाँ, वही वही कई तरीके से बुद्धि माने ये सर वो हिंदी का सुना सर, संस्कृत का नहीं सुना सर। अच्छा, संस्कृत का भी सुन लो, मेरे से सुन लो, ठीक है। बुद्धिम यस्य बलम तस्य, यानी जहां बुद्धि है वहीं बल है। बल मतलब पराक्रम। ओके। हिंदी में उसी के अपभ्रंश कई सारी मिली जुली, भैंस बढ़ाइया इत्यादि इत्यादि बुद्धि। और अभी सुमित्रा जी कौन सा बोली थी? बैल बैल। हाँ, बैल, वही वही भैंस बढ़ाइया बुद्धि। हाँ, वही एक ही हाँ, आ गया, बैल बैल बढ़ाइया बुद्धि, बैल बात एक ही बुद्धि आ गया। बोलते हैं ना, सर यूज मेरा करते हैं क्वेश्चन है बैल इस पे ही सर। हाँ, सर मेरा क्वेश्चन है सर बोलिए। कि सर फिर सूर्य की दशा 6 वर्ष क्यों कर रखी है? सब सबसे ज्यादा एनर्जी तो पावर का वही है सोर्स है नहीं सर। नहीं, मैं बता रहा हूं, पहले तो राहु केतु को